दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम भारत के अंदर जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसका जन्म कैसे हुआ, कैसे उसका विकास हुआ धीरे धीरे बढ़ के, और कैसे हमने आज़ादी प्राप्त की, भारत के लोगों ने आज़ादी प्राप्त की, उसमें कौन से नेताओं का कितना योगदान रहा और किस तरह से देश में कौन से पार्ट्स में कौन कौन से आंदोलन चले, उन सब चीज़ों को हम हमारी वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। इसकी कंटिन्यू आपको 3-4 क्लासेस कंटिन्यू आपको मिल जाएंगी धीरे धीरे। जैसे कि आज एक पहली क्लास डली है तो उसके बाद नेक्स्ट डे, उससे नेक्स्ट डे आपको जैसे भी सेकंड पार्ट मिलेगा, फिर थर्ड। 3-4 क्लासेस के अंदर मैं इसे कंप्लीट करवाऊंगी। आपकी कांग्रेस के स्थापना यानी कि कांग्रेस की शुरुआत से लेके और भारत के आज़ाद होने तक का जो भी बीच के अंदर जितनी भी पार्टी अपनी जो भी नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है या असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, कौन कौन सी पार्टियाँ बनी, स्वराज पार्टी बनी, गदर पार्टी बनी, और बहुत सी चीज़ें जो भी इसके अंदर आया, कौन कौन से पैक्ट हुए हैं, कौन कौन से समझौते हुए, वो सब चीज़ें इसके अंदर, सभी चीज़ों को मैं कंप्लीट करवाऊंगी। ये आपका ये सब मटेरियल मैंने एक अलग से बुक से उठाया है। ये ना सोचिएगा कि एनसीईआरटी नहीं है तो मतलब कि इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा आपको। इसमें आपको यकीन मानिएगा एनसीईआरटी भी से ज़्यादा मटेरियल आपको यहाँ मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले एनसीईआरटी को ही चेक किया था अच्छे से। एनसीईआरटी के अंदर बहुत कुछ रहा, मतलब कि है नहीं, बहुत कम है एनसीईआरटी में डाटा है, पर जो डाटा इस आपको मेरी क्लासेस में मिलेगा ना, वो एनसीईआरटी से कहीं ज़्यादा मिलेगा। यानी कि आप ये सोच लीजिए कि अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आपके एग्ज़ाम में कुछ भी कोई मतलब कि कुछ भी आना है, कोई कितने भी क्वेश्चंस आने हैं, तो आप ये यकीन करिएगा कि आपको उन सब के आंसर मेरी वीडियो क्लासेस से मिल जाएंगे। ठीक है ना। अगर आप ओनली एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो भी चांसेस बनते हैं, क्योंकि हम 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, पर जो मटेरियल है वो 11th-12th या अपर क्लासेस से भी आता है। ऐसा नहीं है, हाँ 50-60% या 70% आपको एनसीईआरटी जो 9th-10th की एनसीईआरटी वहाँ से मिल जाता है, बाकी का आपको बाहर से भी मिलता है। 5-7 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो हमें बाहर से मिलते हैं, फिर हम देखते भाई हमने तो पढ़ा ही नहीं है, तो वो सब क्वेश्चंस जो आपके ग्रेजुएशन लेवल तक के भी होते हैं वो सब भी ऑलमोस्ट इसमें कवर किए गए हैं। इसलिए मैंने ये यहाँ से एक अलग नोट्स है मेरे पास, उनसे पढ़ाना प्रेफर किया कि यहाँ ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ मैं फिर आपको 9th की एनसीईआरटी में से कुछ टॉपिक्स उठाऊँ, फिर 10th से उठाऊँ, फिर ऐसे अलग अलग उठाऊँ। और इसके अंदर एक बेनिफिट और है कि इसमें सभी कुछ सीरियल वाइज दिया गया है कि कब जो ये राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी स्थापना से लेके और जब हमारा देश आज़ाद होता है तब तक एक कंटिन्यू सीरीज में सारी जितनी भी घटनाएं हुई हैं ना, कब गांधी जी आए हैं या उससे पहले कांग्रेस में कब कैसे चेंजेस आए हैं, और उसके बाद कौन कौन से समझौते हुए हैं, कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, और किस वायसराय के टाइम में हुए हैं, वो सब चीज़ें इसमें बड़े ही साफ तरीके से समझाई गई है और काफ़ी इजी लैंग्वेज है। इसलिए मैंने यहाँ से वीडियो बनानी शुरू की है। तो चलिए भाई, कांग्रेस की स्थापना से हम अपनी क्लासेस को शुरू करते हैं। कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई, कैसे क्या कंडीशंस में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज आईसीएस अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि एओ ह्यूम द्वारा दिसंबर 1885 में की गई थी, और इसका प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था। लेकिन उस समय पुणे में क्या था, प्लेग फैल जाने से बम्बई में हुआ। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि भाई कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था वो बम्बई में हुआ, तो क्वेश्चन आ सकता है कि उसका पहला अधिवेशन कहाँ होना प्लान किया गया था पहले। तो पहले कहाँ प्लान किया गया था भाई, इन्होंने पहले प्लान किया था कि जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो कहाँ होगा, पुणे में होगा। पर पुणे में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्लेग फैल गई थी। क्वेश्चंस का कुछ नहीं पता, एग्जामिनर के माइंड का कुछ नहीं पता, कैसे बना सकते, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बिल्कुल स्टोरी टाइप है, बहुत ही इजी तरीके में समझने में आसानी रहेगी। तो कहाँ हुआ था भाई, दिसंबर 1885 बम्बई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। होना कहाँ था, पुणे में होना था, पर प्लेग फैलने की वजह से बम्बई में हो गया। अब बम्बई में कहाँ हुआ, तो ये हुआ था 28 दिसंबर, देखिए डेट दी गई है 28 दिसंबर, बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। भारत में इसका नाम जो, और स्टार्टिंग में इसका नाम भी चेंज था, ये ध्यान रखिएगा। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो स्टार्टिंग में वही इसका नाम क्या था, किसका, आपकी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका भारतीय राष्ट्रीय संघ क्या रखा गया था भाई, भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था। पर क्या कर दिया बाद में, नाम बदल कर इसका कर दिया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और किसके सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी। देखिए 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं और क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, बस थोड़ा सा इनको ध्यान से पढ़िए और इसको रीड कीजिए अच्छे से। फिर क्योंकि एक बार आपने वीडियो देख लिया उसके बाद अगर 1-2 बार आप एनसीईआरटी को भी पढ़ लेते हैं तो ये समझ लीजिए आपका काम बन जाएगा भाई। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन था। कौन था भाई, लॉर्ड डफरिन।
तो देखिए कितने क्वेश्चन आ जाते हैं कि पहले राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, फिर किसके सुझाव पे बदला, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर बदला, राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। उसके बाद जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो कौन थे आप वहाँ के वायस, जो इंडिया है अपना भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड डफरिन थे। और किसने स्थापना की थी भाई, ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अब आगे चलते हैं। बम्बई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता, अब क्या करें, बम्बई का जो पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई के अंदर, उसमें जो भाग लेने वाले अधिकतर नेता क्या थे, वकील थे, पत्रकार थे। सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी थी, 72 थी। यानी कि ज़्यादातर जो फर्स्ट टाइम थे ना, कोई ऐसा राजनीतिक नेता नहीं था, सभी क्या थे, वकील थे, पत्रकार थे। और जो टोटल संख्या कितनी थी इनकी, 72 थी। कितने सदस्यों ने भाग लिया था इसके राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अंदर, 72 लोगों ने भाग लिया था, ठीक है ना। इसमें सर्वाधिक सदस्य बम्बई से थे। इस अधिवेशन के प्रमुख अध्यक्ष, भाई अब ये भी देखिएगा पहले अध्यक्ष कौन बने थे, प्रथम अध्यक्ष। अगर मैं बोलते वक्त थोड़ा सा फ्लो में जल्दी बोलते मिस्टेक कर जाती हूँ, उसके लिए सॉरी। तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बैनर्जी। और सचिव कौन थे, जी भाई स्थापना करने वाले सचिव ए.ओ. ह्यूम थे, ठीक है ना। और बाकी इसके सदस्यों के बारे में बताया गया है कि फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ये डब्ल्यू.सी. बैनर्जी आपके व्योमेश चंद्र बैनर्जी ही है, आनंद मोहन बोस, रमेश चंद्र दत्त आदि, ये जो क्या थे आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, अभी वापस चलते हैं भाई, क्या अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी शामिल नहीं थे, ठीक है ना। अच्छा, अभी जो आपका काम का है ना, सिर्फ मैं आपको वही इसमें बताऊंगी। कांग्रेस की स्थापना से संबंधित मत और सिद्धांत क्या है, अब हम वो देख लेते हैं। जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी तब इसके संबंध में क्या, भाई कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई, या लोगों को क्या विचार थे। कोई भी संस्था बनती है तो लोग अपनी राय देते हैं ना, तो उसी तरह से तो विभिन्न इतिहासकारों के बीच मतभेद है कि कांग्रेस के पीछे वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिससे भारत में पनपते असंतोष व विद्रोह की भावना को नियंत्रित किया जा सके। अब ये सब चीज़ें क्या भाई, इतिहासकार या जो पुराने हमारे, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक चल रही है, हाँ जी। अब यहाँ देखिए, अब तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन 1800 के परामर्श पर 1884 और 88 के परामर्श पर ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया। तो ये ध्यान से समझिएगा कि ह्यूम ने, और किसके कहने पर, लॉर्ड डफरिन। अब ये सोचिए, अंग्रेज वायसराय बोल रहा है कि कांग्रेस की स्थापना करो और अपने अंग्रेज अधिकारी को बोल रहा है, तो इसमें इंडियंस का भला हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। ये जब स्थापित की गई थी ना कांग्रेस, तब कोई भारतीयों का विशेष ये नहीं देखा गया था कि हाँ भाई इससे भारतीयों का भला होगा तो ऐसा कर देते हैं हम। इस पर्पज से कांग्रेस की स्थापना नहीं की गई थी। इसके पीछे क्या सिद्धांत था, इसके पीछे सिद्धांत था जो ये बताया गया सेफ्टी वॉल का सिद्धांत था कि जैसे जैसे लोगों में गुस्सा भरता है, या इंडिया के जो लोग हैं उनके अंदर जैसे जैसे जो अंग्रेज़ों की नीतियां हैं या उनके जो लॉज बनते हैं, या वो जो उनके आर्थिक रूप से इंडिया को लूट रहे थे अंग्रेज़, तो इन सब चीज़ों से जब भारतीय परेशान होते हैं, उनके अंदर गुस्सा बढ़ता है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो कहीं तो निकले। कहाँ निकले, वो एक कांग्रेस जैसी ये संस्था स्थापित कर दी, यहाँ इकट्ठा होंगे सभी और बोलेंगे, छोटा मोटा कोई अपना भी लिखित में हमें अपने ये प्रार्थना पत्र एक तरह से लिख के देंगे, हमें एप्लीकेशंस लगाएंगे लिख के कि भाई ये सुधार करो, वो सुधार करो। सुधार तो अंग्रेज़ों ने करना नहीं था, हाँ ये है इसके थ्रू उनका क्या है, गुस्सा कम हो जाएगा, उनके अंदर जो गुस्सा भरता जाएगा वो कम हो जाएगा और एक विस्फोट नहीं होगा, जैसे 1857 की क्रांति में हुआ था। 1857 की क्रांति के समय उन्होंने भयंकर विस्फोट देखा था, भी लोगों में एक तरह से गुस्सा भर गया था सभी, अभी नहीं हम कर नहीं देंगे, या ये राइफल्स में बारूद यूज़ हो रहा है, इसके अंदर भाई हमारे भारतीय पशु जैसे गाय वगैरह सूअर वगैरह की चर्बी है, इस तरह से ये तो एक छोटा कारण था, उसके अलावा भी बहुत से कारण थे, ठीक है ना। वो सब चीज़ों से क्या हो गया था, जो भारत के जो लोग थे वो गुस्से से भर गए थे और अंग्रेजों के खिलाफ एक तरह से क्रांति शुरू कर दी थी। पर वो क्या थी, संगठित रूप से नहीं की गई थी, उसमें सब ने मिलकर अच्छे से पहले प्लान नहीं किया था, बस अपनी तरफ से सब ने शुरू कर दिया, तो इस वजह से वो सफल नहीं हो पाई थी। वरना भारत तो 1857 में आज़ाद हो जाता। तो वहाँ अंग्रेज़ों ने ये उन सब मतलब कि जो एक्टिविटीज़ इंडियंस की हुई थी उनको देख के उन्होंने ये सोच लिया था कि हाँ भाई कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। तो लॉर्ड डफरिन ने, जो ये अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी थे, ए.ओ. ह्यूम, उनसे कहा कि एक ऐसी संस्था स्थापित करो जहाँ ये लोग इकट्ठा हो जाएं और एक तरह से बरसाती मेंढकों की तरह टर्राएं और अपना गुस्सा निकाल लें।
तो वो सब चीज़ों की वजह से कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ना कि भारत को आज़ाद करने के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बाद में कांग्रेस में ऐसे ऐसे नेता आते चले गए कि जिन्होंने मेनली तो आपके महात्मा गांधी के आने के बाद ये जो प्रोसेस तेज हुआ था भारत को आज़ाद करने का, ठीक है ना। उससे पहले नरम दल और गरम दल भी हो गए, 2 भाग हो गए थे इसके कांग्रेस के। तो वो सब चीज़ें हम इसमें आगे पढ़ते हैं। चलो भाई, तो ये तो था कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये ना सोचेगा कि जैसे हमने कभी नहीं पढ़ा होता है तो हम सोचते हैं कि भाई कांग्रेस की स्थापना क्यों की गई थी। कांग्रेस की स्थापना देश को आज़ाद करने के लिए की गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस की स्थापना के पीछे पर्पज़ था, लॉर्ड डफरिन जो वायस राय थे उन्होंने कहा था अपने अधिकारी से कि भाई ऐसी स्थापना कर दो कि लोग इकट्ठा होंगे और बोलेंगे, तो बोलने से उनका गुस्सा कम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें, तो उसको क्या कहा गया है, सेफ्टी वॉल का सिद्धांत कहा गया है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि सेफ्टी वॉल के जो सेफ्टी वॉल का सिद्धांत है इस उद्देश्य से की थी, ठीक है ना। 1857 की क्रांति की विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपता असंतोष, अब आगे ना वही बात 1857 की क्रांति वाली कि विफलता के बाद भारतीय जनता में पनपता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण ना करे और इस असंतोष को, इस वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस की सुरक्षा वॉल यानी सेफ्टी वॉल से बाहर निकाला जा सके। जैसे कुकर में, प्रेशर कुकर में जब वो गैस ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो सीटी आती है ना, तो उससे क्या होता है, उसका जो वाष्प है वो बाहर निकल जाती है। तो उसी तरह से सेफ्टी वॉल का सिद्धांत था कि यहाँ सब इकट्ठे होंगे, इनका गुस्सा यहाँ ये एक दूसरे से आके डिस्कस करेंगे, भड़केंगे, कुछ एप्लीकेशंस वगैरह लिख के देंगे सरकार को कि हमें ये सुधार चाहिए, वो चाहिए, हम नाम मात्र के कुछ सुधार कर देंगे और इस तरह से चलता रहेगा। तो ये क्या होगा, एक भयंकर असंतोष नहीं फैलेगा, इनका गुस्सा जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा बड़ा विस्फोट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें कांग्रेस की स्थापना के पीछे ये पर्पज़ था मेन, ठीक है। अब सेफ्टी वॉल का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित अपने एक लेख में दिया था। जो लाला लाजपत राय ने अपना जो यंग इंडिया नाम का इनकी जो पत्रिका थी उसमें ये प्रकाशित किया था ये लेख, ठीक है ना। कि क्या है, कांग्रेस एक सब भारतीय साम्राज्य जो बल्कि ब्रिटेन ने भारत पर जो शिकंजा कस रखा है ना वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उन्होंने अपने यंग इंडिया में एक लेख में कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया। अब क्वेश्चन यहाँ भी बन जाता है भाई कि कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज किसने बताया था, तो लाला लाजपत राय ने बताया था, ठीक है ना। अब कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा क्या था, उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन खतरों से उसे बचाया जा सके। यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य को जो खतरा है ना इंडिया के लोगों से, उससे बचाया जा सके, ठीक है ना। इसलिए इसकी स्थापना की गई थी, ना कि भारत के जो लोग उनको आज़ादी दिलाई जा सके। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित के पहले स्थान पर और भारत के हित दूसरे स्थान पर या कहीं नहीं, कोई यह नहीं कह सकता कि कांग्रेस अपने उस आदर्श के प्रति ईमानदार ना रही हो। कि और ये कांग्रेस ने उस टाइम, जो कांग्रेस के नेता थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस टाइम उन्होंने मतलब कि सारे काम अंग्रेजों को पूछ के अंग्रेजों के हिसाब से किए थे। एक तरह से वो सोचते थे कि अंग्रेज जो है वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर शासन कर रहे हैं, तो वो उनके पास शासन करने की नीतियाँ सबसे अच्छी है और इनसे हम विनम्रता से बातें करेंगे तो ये हमारी कुछ बातें मान लेंगे, वो भी कुछ बातें मान लेंगे, ऐसे उनके विचार थे। किनके, जब कांग्रेस बनी थी उस समय जो हमारे नेता थे उनके, ठीक है ना। सेफ्टी वॉल सिद्धांत के प्रत्युत्तर में कांग्रेस के आरंभिक नेताओं ने कांग्रेस के स्थापक ए.ओ. ह्यूम को तड़ित चालक के रूप में प्रयोग किया, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। यहाँ तड़ित चालक का मतलब है कि वो ए.ओ. ह्यूम को बताते थे, ए.ओ. ह्यूम उधर सरकार को वो उनके लेटर्स पहुँचाते थे भाई, और वो उधर से सरकार को जवाब देते थे, ठीक है ना। ये सब चीज़ें, ये भी कांग्रेस से संबंधित कुछ विशेष टिप्पणियां हैं, इनको देख लीजिए भी। जैसे टिप्पणियों का मतलब है कि कहा जाता है ना कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये शब्द किसने कहे या ये वक्तव्य किसका है, इस तरह की बातें तो ये यहाँ दिए गए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये वर्ड जो है किसने कहा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। सर सैयद अहमद खां, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा समझा था। भाई लोगों ने ना तो लोगों के द्वारा प्रेरित होकर बना है, ये तो किसकी सोच समझ थी, लॉर्ड वायसरॉय था, सॉरी लॉर्ड डफरिन की सोच समझ थी ना, कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं, ठीक है ना। कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, ये किसने कहा, अश्विन दत्त कुमार ने। वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती जिसकी संख्या सूक्ष्म है, ये डफरिन ने भी बोल दिया। कर्जन, और ये पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत बार आता है कर्जन वाला, तो कि कर्जन ने ये शब्द किसने कहे कांग्रेस के बारे में, तो कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं।
किसके बारे में? कांग्रेस के बारे में। ये शब्द किसने कहे थे? कर्जन ने। और बाल गंगाधर तिलक, यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था। जैसे कि कांग्रेस का एक दो बार सम्मेलन होते थे, साल का एक अधिवेशन, और वैसे छोटी मोटी बैठकें होती थी, तो वो कहते हैं कि हम जैसे बरसाती मेंढक होते हैं साल में एक बार ही टर्राते हैं, वो भी अपने बारिश के सीजन में, उसी तरह से कि हम साल में एक दो बार टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये सब टिप्पणियाँ। तो अब वही हम चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण या उदारवादी चरण। उदारवादी चरण इसलिए कहा गया है क्योंकि तब तक कांग्रेस में जो नेता थे वो बिल्कुल उदारवाद थे। वो क्या चाहते थे? वो अपनी जो मांगे थी या जो भी सुधार या चेंजेस चाहते थे उनको प्रार्थना पत्रों में लिखते थे, एक तरह से लेटर्स लिखते थे और उनको सरकार के पास भेजते थे और उनसे अनुनय विनय करते थे कि हमारी ये मांगे मान लीजिए, ऐसा कर दीजिए, बस नॉर्मल ऐसा। तो उनको उदारवादी कहा गया है। तो ये 1885 से 905 तक ऐसे ही नेताओं का काल रहा है, उदारवादी नेताओं का टाइम रहा है। ठीक है ना, तो हम उसी को अब पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादियों का वर्चस्व रहा। ठीक है, शुरुआत में इस संगठन का प्रभाव सिर्फ शहरी शिक्षित भारतीयों तक था, यानी कि गांव के किसान हैं या गरीब मजदूर हैं या और कोई नेता हैं वो इससे जुड़े हुए नहीं थे। 1905 तक की बात हो रही है। इस दौर के कांग्रेसी नेताओं को उदारवादी कहना नरमपंथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका लक्ष्य अनुनय विनय, प्रतिवेदनों, भाषणों, लेखों आदि के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत के सम्मुख अपनी मांगे प्रस्तुत करना था। बिल्कुल हाथ जोड़ के विनती करके वो अपना काम करवाते थे। अनुनय विनय जो कहा गया ना, अनुनय विनय तो हाथ जोड़ के विनती करके, ठीक है ना, कि हाँ जी हमारी ये मांगे मान लो, उनको लिखित में दे देते थे। सिंपल सी बात है, जैसे आप स्कूल में होते हैं, स्टूडेंट्स तो लेटर लेके जाते हैं ना प्रिंसिपल साहब के सामने कि हाँ मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे घर पे काम है या ये है वो है, हाँ जी सर, वो वाली कंडीशन थी। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा विश्वास था। देखिए ये बोल रहे हैं कि इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर, ये मानते थे कि ब्रिटिश सरकार बहुत अच्छी है, न्याय करेगी और इनको अच्छी समझ है, ठीक है ना, वो चीज़ें ये मानते थे। इस काल में कांग्रेस पर मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी, जिसमें वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, ये जो लोग थे ना, ये इसके अंदर शामिल थे इस टाइम में। इस समय कांग्रेस भारत की आम जनता जैसे कि किसान, मजदूर, महिलाएं की आवाज़ नहीं बन पाई थी। ये लोग नहीं थे, ना इससे जुड़े हुए थे और ना उनको लगता था कि भाई ये लोग जो कांग्रेस के जो उदारवादी नेता है ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। नरमपंथी या उदारवादी कही जाने वाले नेताओं के अंदर अब ये देखिए, ये दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय और WC बैनर्जी, ये 5-7 नाम है भाई, इनको याद रख लेना। दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, मिलते जुलते हैं नौरोजी बैनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और मदन मोहन मालवीय और WC बैनर्जी, ये लोग क्या थे? इसके उदारवादी नेता थे। अब ध्यान रखिएगा, उदारवादी नेता कौन से थे? वो थे जो इसके प्रारंभिक चरण में शामिल थे, यानी कि जो इसकी स्थापना के टाइम से थे। तो हमने देखा WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके अध्यक्ष रहे, फिर दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, तो ये सब उस टाइम बस अध्यक्ष बनते गए। उसी टाइम इनका ही थोड़ा सा प्रभाव था, थोड़ा सा क्या पूरा प्रभाव था कांग्रेस के ऊपर, और उस टाइम ये कहते हैं नरमपंथी या उदारवादी नेता थे। ठीक है, अब उदारवादियों की कार्यप्रणाली, अब ये भी पढ़ लेते हैं। आप लोग सोचेंगे कि ये थोड़ा हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे, पर एक्स्ट्रा नहीं, इससे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि कांग्रेस की स्थापना हुई है, उसके बाद कांग्रेस में उदारवादी चरण चल रहा है। तो ये थोड़ा एक कहानी की तरह है और थोड़ा सा सीक्वेंस में है कि शुरू ऐसे हुई थी, फिर इस स्टेज पर पहुंची, फिर नेक्स्ट स्टेज पर, एक स्टेज से हम नेक्स्ट स्टेज पर जा रहे हैं। तो हमें अच्छे से समझ में आता है कि यहाँ क्या हुआ, फिर यहाँ क्या हुआ, और जो हमारा देश यहाँ आज़ाद हो रहा है तो यहाँ क्या होगा। इसको हम थोड़ा इजी वे से, मतलब कि एक तरह से आसानी से समझ पाएंगे, वरना मैं आपको मोटा मोटा करवा दूँ फिर वो समझ ना आएगा। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूँ। उदारवादियों की कार्यप्रणाली को देख लेते हैं। उदारवादी जो थे वो कांग्रेस का अधिवेशन बुलाकर प्रस्ताव पारित करते हैं। उन प्रस्तावों से जनता को परिचित करवाने हेतु उन्हें समाचार पत्रों में क्या करते थे? प्रकाशित करते थे। भाई वो अधिवेशन बुलाते थे, जो भी उनको चेंजेस चाहिए होते थे या जो भी काम करना होता था उसके प्रस्ताव पारित करते थे, भी लिखते और उसको सभी लोग उस पर साइन कर देते। और फिर बाद में भाई जनता तक भी उनके विचार पहुँचे या जनता को भी पता चले कि कांग्रेस ये करवाना चाह रही है, ये कर रही है, हमारे हित में है या नहीं है, ये सब चीज़ें, तो वो क्या करते, फिर उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा देते, ताकि लोगों तक, गरीब लोगों तक तो कहाँ पहुँचे, कौन समाचार पत्र पढ़ता था पहले इतने, पर हाँ लोगों तक उड़ते आड़ते खबर थोड़ी बहुत कुछ से कुछ बन के पहुँच जाती थी।
उदारवादी अत्यंत नम्रता पूर्वक प्रार्थना पत्रों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों से परिचित करवाते थे। अब ये देखिए कितनी एकदम अत्यंत नम्रतावादी प्रार्थना पत्रों से, ठीक है ना। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांग पूरी करवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। अब कहाँ? भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में, और कहाँ की थी? ब्रिटेन में। और किसकी मदद से? दादा भाई नौरोजी की मदद से। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। उदारवादी जो नेता थे वो अपनी मांग पूरी करवाने के उद्देश्य से, यानी कि ब्रिटेन के अंदर उन्होंने दादा भाई नौरोजी से कहा कि आप एक ऐसी, भाई कुछ लोगों ने वहाँ मिलकर भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। वो समिति क्या थी? वो लोग मिलकर अपने विचार जो थे वो प्रस्ताव पारित करते थे, जो भी विचार थे वो ब्रिटेन की सरकार के सामने रखते थे, क्योंकि यहाँ तो वो जो ब्रिटेन का क्राउन का ही राज हो गया था ना, तो वो यहाँ के विचार वो सोचते थे पता नहीं जो ये अधिकारी हैं बड़े हमारी ये पहुँचाते हैं नहीं पहुँचाते सारी बातें, तो वो वहाँ जो प्रधानमंत्री है या रानी राजा थे उनके सामने हमारे जो इंडिया के जो ये प्रस्ताव पारित होते थे कांग्रेस के अंदर, उनको उनके सामने प्रस्तुत करते थे ताकि भारत में भी सुधार किया जा सके। भारत में कोई आर्थिक या सामाजिक या किसी भी तरह के सुधार ये लोग चाहते थे, वो सब चीज़ें, ठीक है ना। अब 1892 में आ गए भाई। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का पारित होना उदारवादी नेताओं की मांग का एक परिणाम था। जो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में जो भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ था ना, वो किसका परिणाम था भाई? उदारवादी नेताओं की मांग का ही, ठीक है ना। अधिनियम के फलस्वरूप भारतीयों का राजनीतिक अधिकार का क्षेत्र पहले से थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि भारतीयों का जो राजनीतिक अधिकार का क्षेत्र था वो पहले से थोड़ा ज़्यादा, नाम मात्र का तो पहले से ही था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लगा लीजिए, बस इतना ही बढ़ गया था, विस्तृत हो गया था। उदारवादियों की मांग पर सरकार द्वारा भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु वेल्वी आयोग का गठन किया गया। अब ये वेल्वी आयोग क्या था, ये सब बस ये नोट कर लीजिए। वेल्वी आयोग क्या था? भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु गठित किया गया। और किसने मांग की थी? उदारवादियों ने की, कांग्रेस ने मांग की थी। उस टाइम उदारवादी जो थे वो कांग्रेस के ही तो हिस्सा थे, कांग्रेस के ही तो नेता थे ना। तो वेल्वी आयोग क्या है? भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था। अब राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष रहा, ठीक है ना। बाद में बोलते हैं कि कांग्रेस में हिंदुओं का या इनका ज़्यादा वर्चस्व था, यानी कि ज़्यादा थे, पर उससे पहले जब ये नरमपंथी थे ना, या प्रथम चरण था जो कांग्रेस का, उसके अंदर क्या था? ये स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था, जिसमें प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब यहाँ 2-4 पॉइंट दिए गए, उनको देखिएगा कि प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष पूछ लिया जाता आपका, दादा भाई नौरोजी थे 1886 में, ठीक है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है ना, मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये थे 1887 में, सीक्वेंस में ही 86 से 87 आ गया। फिर ईसाई अध्यक्ष आ जाते हैं। ईसाई अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, ये थे 1888 में, ठीक है ना, 1888 जॉर्ज यूले। तो ये ध्यान रखिएगा, 1886 में आपके दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष। मुस्लिम अध्यक्ष 87 में आ जाता है बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है ना, यहाँ अच्छे से देखिए बदरुद्दीन तैयबजी। और फिर ये 1887 में, और 1888 में आपके जॉर्ज यूले क्या थे? ईसाई अध्यक्ष। ये पॉइंट ये जो है इनको आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे या कब बने, ठीक है ना। तो दादा भाई नौरोजी 1886, मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयबजी 1887, और ईसाई अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले 1888, ठीक है। आगे चलते, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए लंदन में 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया बनी। इसका सचिव विलियम डिग्बी था। इसी संस्था में लंदन में भारतीय मसालों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए भारतीय मसलों से, मैंने गलती से मसाला पढ़ दिया, भारतीय मसलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए इंडिया नामक पत्रिका का प्रकाशन किया, ठीक है ना। आगे, कांग्रेस समय समय पर भारतीय समस्याओं से ब्रिटिश सरकार को परिचित करवाने हेतु शिष्टमंडल भी इंग्लैंड भेजती थी, कि भारतीयों की जो समस्याएं थी ना उनसे परिचित करवाने के शिष्टमंडल में, यानी कि कुछ सदस्य अपने कांग्रेस जो है इंग्लैंड भेज देती थी। अब आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निकासन का सिद्धांत। अब ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर, कई बार देखा गया है कि जो धन के निकासन का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो ये दिया था नौरोजी ने। किसने दिया था? नौरोजी ने। धन के निकासन का सिद्धांत किसने दिया? नौरोजी ने। रनाड़े द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने तथा रमेश चंद्र दत्त
द्वारा लिखी गई भारत की आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक। अब क्वेश्चंस यहीं से उड़ जाते हैं कि भारत की आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो रमेश चंद्र दत्त ने, ठीक है ना। और औद्योगिक महत्व या औद्योगिक विकास के महत्व को किसने समझाया था, तो रनाडे ने, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और जो ये आर्थिक राष्ट्रवादी युग कब कहा जाता है, किस टाइम को कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है आर्थिक राष्ट्रवादी युग, क्योंकि यहाँ आर्थिक विकास के बारे में, इंडिया के आर्थिक विकास के बारे में सोचा गया था इस टाइम पीरियड के अंदर। उसके बाद क्या था, भारत को आज़ाद कराने पे ये कहा था कि आर्थिक विकास हम अपने आप कर लेंगे भाई भारत का, अब अंग्रेजों आप जाओ। उसके बाद तो ये कोशिशें रही थी कि अंग्रेजों तुम भारत छोड़ के जाओ, भारत का जैसा भी विकास होगा हम खुद करेंगे। ये जो आपके प्रथम चरण के बाद तो ये क्रियाकलाप रहा था, ठीक है ना। 1885 से 905 के बीच में तो भाई भारत में सुधार के बारे में सोचा गया, यहाँ आज़ादी के बारे में नहीं सोचा जा रहा था। आज़ादी के बारे में सोचा गया था 1905 के बाद, ठीक है। उससे पहले क्या था, बस भारत में ये लोग चाहते थे कि अंग्रेज सरकार है तो है, पर वो क्या करे, थोड़े बहुत सुधार करती रहे, लोगों का विकास हो किसी तरह से भारत के अंदर, ये सोचते थे। ये नहीं सोचते थे कि हाँ हम तो भारत को आज़ाद कराना चाहते हैं, ये इस तरह की बातें नहीं थी इनके दिमाग में। ये सब बातें आई थी 1905 के बाद के जो नेता थे ना, गरम दल के नेता थे, उग्रवाद नेता थे, वो उन लोगों के बारे में, उनके विचार मन में ये विचार आए थे कि अंग्रेजों तुम जाओ, भारत का विकास हो ना हो वो हमारी जिम्मेवारी है, आर्थिक विकास होगा नहीं होगा, या जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उस दौरान हम देश की सुरक्षा कैसे करेंगे वो हमारा मैटर है, ठीक है ना। तुम हमारे देश को आज़ाद करो और यहाँ से निकलो। ये सब विचार आए थे 1905 के बाद। प्रशासनिक व राजनीतिक मांगों से सिविल सेवा में भारतीयकरण और विधानसभाओं का विस्तार तथा चुने हुए सदस्यों की सहभागिता की मांग, इस तरह की मांग उदारवादी करते थे, ठीक है ना। वो सिर्फ मांगे करते थे। न्यायिक अधिकारों को कार्यकारी अधिकारियों से पृथक कर दिया जाए, राज्य को और कल्याणकारी कार्यों की मांग, ये थोड़ा सा यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बाकी वो नॉर्मल अपनी उदारवादी मांगे करते थे, हाथ जोड़ के अनुनय विनय, ठीक है ना। और यही चीज़ें इसके अंदर भी दी गई है, ये जो पॉइंट्स है ना उदारवादी की सीमाएं, तो ये आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है खास, इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ। आगे चलते हैं। अब आ जाता है आपका राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, ठीक है ना। हम इसको पढ़ेंगे, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द्वितीय चरण। और फिर एक लास्ट का थर्ड चरण आता है जो काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो चलिए भाई, राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण था 1905 से 1919 के बीच में, और इसी को क्या कहा गया है, उग्रवादी चरण। ये रहा आपका उग्रवादी चरण 1905 से 1919। उदारवादी नेताओं की अनुनय विनय नीति के बावजूद जब मौलिक रूप से कुछ हासिल नहीं हुआ, मतलब कि लोगों ने खूब हाथ जोड़ लिए उदारवादी नेताओं ने, पर उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि कौन बिना मांगे या बिना रोए तो कुछ नहीं मिलता है, तो वही बात है, बिना लड़ाई झगड़े के नहीं मिलता अपना हक। तो कांग्रेस के भीतर एक नया गुट जो प्रारंभ से ही उदारवादियों की नीतियों का आलोचक था, अब धीरे धीरे एक नेता ऐसा हुआ जो ये उदारवादी नेता थे, इनके विचारों से थोड़ा अलग था। वो सोचता था हट कितने दिन हाथ जोड़ेंगे, छोड़, इस तरह के विचार उसके दिमाग में आए। ऐसे ही एक के बाद दो हुए, तीन, वैसे करके कुछ नेता ऐसे हो गए कि उनका एक गुट बन गया और वो उभर कर सामने आया, और इसी गुट को गरम दल के नाम से जाना जाता है। क्या, किस नाम से जाना जाता है, गरम दल के नाम से। 1905 से 1906 तक कांग्रेस के भीतर इस गुट का स्पष्ट प्रभाव दिखने लगा था। भाई हाँ, दिखने लगे थे नेता, और उनका प्रभाव, उसके प्रभाव में जैसे कि 5-7 नेता ऐसे हो गए थे, 5-6 नेता, फिर वो बात करते तो हाँ वो सोचते थे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि इस तरह से हम अगर अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएं या हिंसक रूप से कार्रवाई करें, तोड़ फोड़, या भाई हक मांगे अपना, तो फिर हमारा कुछ बन सकता है। तो कांग्रेस के उग्रवादी या अतिवादी कहे जाने वाले नेताओं में कौन थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। जैसे आपने लाल बाल पाल हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो उग्रवाद या गरम दल में कौन थे, लाल बाल पाल, तो वही है ये लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। और अरविंद घोष आदि प्रमुख नेता थे जिन्होंने स्वराज प्राप्ति को, अब आ गया ये भी स्वराज दो यानी आज़ादी दो, स्वराज यानी हमारे खुद का राज हो, स्वराज प्राप्ति को अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया। अब ये नहीं हाथ पे जोड़ के विनती कर रहे हैं भारत में सुधार कर दो, भारत में ये आर्थिक सुधार कर दो, या ये इस तरह से हमारी सीटें बढ़ा दो विधानसभा के अंदर, या फिर जो उनकी केंद्रीय विधान परिषद वगैरह थी वहाँ हमारी सीटें बढ़ा दो, या हमें ये हक दे दो, वो दे दो, इस तरह से सब खत्म कर दिया। अब इनको क्या डिमांड हो गई थी, इनकी डिमांड हो गई थी कि हमें तो हमारा स्वतंत्र भारत चाहिए, ठीक है ना। ये जो आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी, ऐसा नहीं है कि बस बोल दिया कांग्रेस के कुछ नेताओं ने और अंग्रेजों ने दे दिया, ऐसा कुछ नहीं था, पर उग्रवाद का जन्म हो गया था, ठीक है ना। तो उग्रवाद को जन्म देने वाले कारण क्या हैं, ये देखिए। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के अनुनय
एक मिनट। अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के अनुनय विनय की मांगों पर ध्यान न दिया जाना। हाथ जोड़ के विनती करते थे कांग्रेस के ने, जो अंग्रेज थे वो ध्यान देना दें इस चीज़ के ऊपर था, तो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया था और वो क्या, राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा था। भाई जब मांगने से ना मिला तो फिर छीनना पड़ता है, वही बात है। जब हाथ जोड़ के विनती कर ली, प्रार्थना पत्र दे दिए, यानी कि एप्लीकेशंस लगा दी, उसके बाद भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उनके ऊपर, तो फिर क्या कोई दूसरा तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा। तो उनका विश्वास था कि स्वशासन भारत के विकास और आत्मनिर्भरता, यानी भारत का विकास हाथ जोड़कर किसी तरह के सुधार करवा के नहीं हो सकता। भारत का विकास और आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रस्तुत करना, यानी कि कैसे मिलेगी भारत को आत्मनिर्भरता और विकास, जब हमारा खुद का राज होगा, हम अपने देश का विकास खुद करेंगे। ये गर्म दल के नेताओं के विचार थे। ठीक है, ये कुछ ये बताया गया है कि सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली नीतियाँ, यानी कि फिर वो गर्म दल के जो लोग थे वो भड़के कैसे, उनमें ये विचार कहाँ से आए, तो ये थे आपके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, विश्वविद्यालय अधिनियम और ये बंगाल विभाजन, ये इस तरह से कुछ सामाजिक सुधार। अब लोगों जब इंडिया के अंदर कुछ सामाजिक सुधार, जैसे बाल विवाह को रोका, सती प्रथा को रोका, विधवा पुनर्विवाह किया, या कुछ और धर्म परिवर्तन करा रहे थे लोगों का, ईसाई धर्म में ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे, या जो भी चीज़ें, बल्कि कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ अंग्रेजों के द्वारा की गई कि वहाँ की जनता भड़क गई, उनमें गुस्सा जागृत हो गया। ठीक है ना। अब ये सती प्रथा है, बाल विवाह, ये है आज के टाइम में हमें अच्छे लगते हैं, पर उस समय लोगों को लगता था कि हमारे धर्म पर प्रहार हो रहा है, कि हमारे धर्म या हमारे पास जो हमारे रिवाज चले आ रहे हैं, पुरानी रीतियाँ चली आ रही है, अंग्रेज उनको बदल रहे हैं, तो उनको उस टाइम ये चीज़ें बुरी लगती थी। ठीक है ना। आज अब जब हम पढ़ लिख गए हैं, हमारे देश का विकास हो गया, तो हम सोचते हैं कि हाँ काफ़ी हद तक अच्छा हुआ है। ठीक है ना। तो ये ऐसी कुछ घटनाएं थी जिससे क्या थी कि भारत की जनता सरकार के खिलाफ हो गई थी, यानी कि उग्रवादी नेताओं का इस तरह से भी ज़्यादा विकास हुआ था। अब एक चीज़ और थी उस टाइम, ये थी कि पहले सोचा जाता था कि अंग्रेज जो है वो अपराजय हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। अंग्रेज, ये विचार, ये मिथ था, ये लोगों के दिमाग में घर किए हुए था कि अंग्रेजों को कभी हराया नहीं जा सकता। पर जब ये हुआ ना कि इटली का इथोपियन द्वारा पराजित होना, इटली का इथोपिया द्वारा पराजित होना, जापान द्वारा रूस को पराजित करना, इसके अलावा आयरलैंड, चीन, टर्की आदि में होने वाले जनवादी आंदोलन। अब भाई इंडिया में राष्ट्रवाद चल रहा है, तो उसके साथ साथ यूरोप में और अदर पूरे वर्ल्ड के अंदर भी तो ये राष्ट्रवाद की भावना चल रही थी, भाई लड़ाइयाँ हो रही थी एक दूसरे देशों के साथ, तो ये देखा जा रहा था अंग्रेज तो कई जगह हार रहे हैं, लोगों ने देखा ना। तो उनके जो मन में, भारतीय युवा जो थे, उनके मन में जो ये विचार बैठे हुए थे कि जो यूरोपीय हैं वो अपराजय हैं, अपराजय मतलब इनको कोई हरा नहीं सकता, ये मिथक, ये जो दिमाग में इनके गलत विचार थे, ये टूट गए कि एक तरह से कि हाँ भाई इनको तो हराया जा सकता है और हम भी इनको हरा सकते हैं। या पहले यही थे कि भाई सब, क्योंकि ज़्यादातर यूरोप के लोगों ने ही सभी अदर कंट्रीज़ को अपना उपनिवेश बना रखा था, यही दूसरे जैसे कि अफ्रीका पर, ठीक है ना, और इंडिया पर, इस तरह से बहुत से देश ऐसे थे जहाँ पर अंग्रेजों ने अपने उपनिवेश बना रखा था, यूरोपियों ने, ठीक है ना। और वहाँ से ये उन देशों का शोषण कर रहे थे, उन उपनिवेशों का। तो लोगों के मन में विचार बने थे भाई अंग्रेजों को नहीं हराया जा सकता, देखो ये वहाँ भी राज कर रहे हैं, वहाँ की जनता को भी परेशान कर रहे हैं, अफ्रीका में भी परेशान कर रहे हैं, इस तरह के विचार इनके दिमाग में चले हुए थे। ठीक है ना। पर अब उनको लगने लगा कि भाई अब तो ये हारने लग गए हैं, तो उनके मन में ये बैठे विचार टूट गए। और भाई दिमाग का तो सारा खेल है, अगर माइंड में ये सेट कर लो कि मुझे कुछ करना है तो करना है, और दिमाग में ये सेट हो गया कि नहीं मेरे बस के कुछ नहीं है तो मेरे बस के कुछ नहीं है। ठीक है ना। वो कहते हैं मन के हार है और मन के जीते जीत, तो वो वाली बात हो गई यहाँ कि उनके दिमाग से ये बात खत्म हो गई कि हाँ भाई अंग्रेज तो हार सकते हैं, हराया जा सकता अंग्रेजों को। तो इससे भी क्या है, जनता के मन में थोड़ा चेंज आया। अब उन्होंने हाथ पैर जोड़ने बंद कर दिए और सीधा ही अपना हक छीनने के लिए खड़ी हो गई जनता। और वहीं से भैया आपके उग्रवादी नेता आए, गर्म दल वाले नेता। ठीक है ना। 1896 से 1900 के बीच भयंकर अकाल के बाद दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन। अब 1896 और 1900 के बीच में एक अकाल पड़ा, उसके अंदर जनता तो भूख से बिलख रही है, खाने को दाने नहीं है, और दिल्ली दरबार का आयोजन किया जा रहा है जिसमें क्या हो रहा है, भारी व्यय किया जा रहा है, बहुत बड़ा खर्चा किया जा रहा है। सिर्फ एक राजा आएगा, उसको दिखाने के लिए सजावट, शान शौकत और ये वो कर रखा है, और जनता, गरीब जनता भूखी मर रही है। तो अब लोगों ने देखा भाई ये हमारे हैं कहाँ, अंग्रेज सरकार है वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, वो सिर्फ दिखाओ पर अपने देश के राजा रानी के लिए इतना सब कुछ कर रही है और हम भूखे मर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, इससे भी जनता में आक्रोश आ गया और ये गर्म दल के नेता और भी ज़्यादा गर्म हो गए। आगे चलते हैं। तिलक व राष्ट्रवादी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर कारावास की सजा दे दी। अब जो ये लाल बाल पाल थे आपके, जो राष्ट्रवादी नेता थे, गर्म दल के नेता थे, इन पर क्या किया भाई, मुकदमा लगा दिया
कि ऐसा कर रहे हैं भाई, कुछ भी झूठे आरोप लगा दिए, मुकदमा चला दिया उनके ऊपर और उनको जेल में डाल दिया। इन सब घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा, कि भाई मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, ये स्वराज तो हमारा अधिकार है, हमें छीनना पड़ेगा। ये लोगों के मन में आया। भारतीय क्रांतिकारियों का सैद्धांतिक आंदोलन से विश्वास उठ गया, अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव उग्र राष्ट्रवाद या उग्रवाद कहलाया, कि भाई हाथ जोड़ेंगे, कांग्रेस से अपीलें करते रहेंगे, लेटर्स डालते रहेंगे इसके सामने, अंग्रेजों की सामने, कि हमें आज अभी सुधार कर दो या आज़ाद कर दो, ऐसे बात नहीं बनेगी। अब तो क्या करना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा, और यही भाव क्या हुआ, उग्रवाद बना। चलिए भाई आगे चलते हैं। अब इनकी थोड़ी विचारधारा और कार्यपद्धति देख लेते हैं। उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन से घृणा करते थे और अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने की बातें करते थे। ठीक है, यह आगे इसमें तिलक ने स्वराज, अब ये बात आ गई इसी क्रम में, तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था, तिलक ने। उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी बनाने पर बल दिया, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा पर बल दिया। उग्रवादी विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की। अब यहाँ थोड़ी गड़बड़ कर दी भाई, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, राष्ट्रवाद को हिंदुत्व से पहचानने की पहचाना, कि भाई हम सभी हिंदू हैं और हम अपना देश आज़ाद कराएंगे। तो इस तरह के विचार आने से ही फिर वो अंग्रेज थोड़ा कटा महसूस करने लगे खुद से। ये शुरुआत मतलब कि कहीं से तो बीज बोआ गया ना, तो वो थोड़ी सी शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव, ये क्वेश्चन बनते हैं भाई। गणपति महोत्सव 1893 में तिलक ने और शिवाजी महोत्सव 1895 में, ठीक है ना, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। और तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। ये बात यहाँ थोड़ा गलत हो गया, भी तिलक ने धर्म को राजनीतिक अस्त्र के रूप में इसका उपयोग किया। उग्रवादियों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति अपनाई। और इसी क्रम में असहयोग, धरना प्रदर्शन और अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन, भाई धरना प्रदर्शन किए, असहयोग किया और अन्यायपूर्ण कार्य जो गलत काम थे ना उनका उल्लंघन किया, यानी उनको चुपचाप मान लिया। उग्रवादी प्रार्थना पत्र, समरण पत्र जैसे साधनों में विश्वास नहीं रखते थे। अतः ऐसा करने वाले उदारवादी राजनीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। दरअसल उग्रवादी नवीन राजनीतिक साधनों जैसे हड़ताल, बहिष्कार, प्रदर्शन पर विश्वास करते थे। ठीक है, अब कुछ खास इसमें है नहीं, आगे चलते हैं भाई। अब उग्रवादियों की सीमाएं क्या थी, तो उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया, जैसे तिलक ने शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव की बात की, जिससे क्या है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। ये थोड़ी सी कमियां रह गई थी इसके अंदर। उदारवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष में 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है ना, और ये क्या, उदारवाद और उग्रवादी जो गर्म या नरम दल के जो नेता थे उनके बीच में वैचारिक संघर्ष से हुआ था। ठीक है, और इससे क्या हो गया, राष्ट्रीय कांग्रेस क्या हो गई, जो कांग्रेस थी वो कमज़ोर हो चली, आंदोलन था वो भी कमज़ोर हो गया और ब्रिटिश सरकार को इस आंदोलन को दबाने का अवसर मिल गया। इसलिए हमारा जो ये स्वतंत्रता का जो ये संघर्ष था वो और भी लंबा खिंचता चला गया। अब आ जाते हैं भाई बंगाल विभाजन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं। तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ और उस टाइम जो जनरल था वो कौन था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। तो 1905 लॉर्ड कर्जन का काल था। लॉर्ड कर्जन थे 1899 से 1905 तक भारत के ब्रिटिश साम्राज्य का उच्चतम बिंदु था। चलिए ये पॉइंट ध्यान ना भी दीजिए, पर इतना ध्यान रखिएगा कि बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन थे वायसराय, ठीक है ना, या गवर्नर जनरल, जब वायसराय से चेंज नहीं था, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। और इसके विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में सर्वाधिक विवादित कार्य किसके, कर्जन के सर्वाधिक विवादित कार्य कौन सा था, बंगाल विभाजन, जो राष्ट्रवाद पर किया गया प्रच्छन्न प्रहार था। तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी, जब उस टाइम का जो हमारा बंगाल था ना, जिसको बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता है, उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दो तो वैसे ये बंगाल के साथ बिहार और एक उड़ीसा और ऐड कर दीजिएगा। तो ये क्या थे, आपकी तत्काल बंगाल प्रेसिडेंसी। और बंगाल कौन था, जिसमें आपका जो बांग्लादेश है वो और पश्चिम बंगाल है वो दोनों इंक्लूड थे। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का मुख्य कारण प्रशासनिक असुविधा बताया। वास्तविक रूप से बंगाल विभाजन का कारण बंगाल में उत्पन्न राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था, यानी कि जो बंगाल के लोग थे ना वो ज़्यादा जागरूक हो गए थे। वहाँ राष्ट्रीय चेतना जो बताया गया, राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना है कि वहाँ के जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए थे, वो ही ज़्यादा
कार्रवाई कर रहे थे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए, ठीक है ना। राष्ट्रीय आंदोलन को वहीं से ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा था देश की आज़ादी के लिए। तो इन्होंने देखा, लॉर्ड कर्जन ने, वाइस जो ये थे कर्जन ने, इन्होंने देखा कि यहाँ तो अंग्रेज और हिंदू दोनों हैं और इन दोनों को ही अलग कर देते हैं। यहाँ से ये जो फूट डालो राज करो की नीति पनपी थी, तो इसलिए इन्होंने जो मुस्लिम बहुल था वो आपका आज जो बांग्लादेश है उसको अलग पार्ट बना दिया, उसको पूर्वी बंगाल, और हिंदू बहुल को पश्चिमी बंगाल बना दिया था। तो वही बात है, पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल था, जो पश्चिम बंगाल था वो क्या था आपका हिंदू बहुल, और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। बंगाल विभाजन द्वारा लॉर्ड कर्जन कांग्रेस एवं स्वतंत्रता आंदोलन को दुर्बल यानी कमजोर बनाना चाहते थे और मुस्लिम सांप्रदायिकता को उभारना चाहते थे, ठीक है ना। अब यहाँ 2-4 पॉइंट आएंगे, उनको जरा ध्यान दीजिएगा। 20 जुलाई 1905 को, और कई जगह जैसे कि 19 जुलाई आता है, तो आप 20 जुलाई याद कर लीजिए, क्वेश्चन में या तो 20 आएगा या 19 आएगा, ठीक है ना। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई 1905 को। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक संपन्न बैठक में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा तथा बहिष्कार आंदोलन था प्रस्ताव पारित किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार का जो प्रस्ताव था वो कब पारित हुआ था? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल के अंदर, ठीक है। और 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई थी। घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को और प्रभावी कब हो गई थी? 16 अक्टूबर 1905 से लागू कर दिया था। उस टाइम घोषणा की थी कि बंगाल को आज भाई 2 भागों में बांट रहे हैं, और 16 अक्टूबर को इसको प्रभावी कर दिया कि आज से बंगाल 2 भागों में बंट चुका है, ठीक है ना। तो पूरा बंगाल पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल में बंट गया। पूर्वी बंगाल और असम को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया जिसे राजशाही, चटगांव और ढाका आदि शामिल थे। असम को मिलाकर और पूर्वी बंगाल जो आज आपका बांग्लादेश है उसको मिलाकर, ठीक है ना। तथा दूसरे भाग में पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। कर्जन ने ढाका को मुस्लिम बहुल प्रांत यानी पूर्वी बंगाल की राजधानी बना दिया था, जो आज भी आपके बांग्लादेश की राजधानी है। 16 अक्टूबर 1905 का दिन पूरे समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। तो शोक दिवस कब मनाया गया था बंगाल में? 16 अक्टूबर 1905 को, क्योंकि उसी दिन से ये प्रभावी किया गया था कानून बंगाल का विभाजन, ठीक है ना। कांग्रेस ने 1905 के बनारस अधिवेशन में, अब कांग्रेस ने भी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कर दिया था, ठीक। बंगाल विभाजन के उपरांत होने वाली विभिन्न गतिविधियां क्या थी? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार समूचे भारत में करने का कार्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्ले, PR मिल के कुछ नेताओं के नाम दिए हैं जिन्होंने क्या किया था कि जो बंगाल विभाजन हुआ ना, इसके बाद इसका जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन लागू किया गया, शुरू किया गया है, उसका प्रचार पूरे भारत में होना चाहिए, ना कि बंगाल में, ठीक है ना। लोगों ने सोचा कि सिर्फ बंगाल ही नहीं, आज इन्होंने अंग्रेजों ने बंगाल को बांटा है, कल पूरे इंडिया को ऐसे ही, भारत को ऐसे ही बांट देंगे। ये तो सांप्रदायिकता का बीज बो दिया है, फूट डाल दी है इन्होंने, ठीक है ना। तो वो इस चीज़ को रोकने के लिए इन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का पूरे देश में क्या किया? प्रसार किया। तो इसके लिए तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन शिरोल या चिरोल, जो ये 2 पॉइंट दिए गए, वैलेंटाइन शिरोल ने। तो भारतीय अशांति का जनक किसको? तिलक को किसने कहा था? शिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, इसी तरह के पॉइंट से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। लोकमान्य तिलक ने विशेषकर मुंबई और पुणे में, ये भाई दिया, यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये बहुत IPS वगैरह IAS वगैरह के लिए पूछे जाते हैं इतने डीप क्वेश्चन। आपको मोटे मोटे पॉइंट्स पूछे जाएंगे, वो हम आपको बता रहे हैं। इस समय चलाए गए बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, बल्कि स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, नौकरियों आदि का भी बहिष्कार किया गया था। ये हमारे जो असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही नहीं हुआ था ऐसा कि भाई चीज़ों का बहिष्कार हुआ था। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद भी बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का, इस तरह से स्वदेशी वस्तुओं का अपनाओ, बहिष्कार करो, ठीक है ना, ये सब चीज़ें अपनाई गई थी। कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 1905 के समय में ये सब चीज़ें भी हुई थी। अब देखिए, बंगाल की अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी। अब अनुशीलन समिति से क्वेश्चन आ जाता है तो इसके जो संस्थापक थे वो बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, और कुछ में P मित्रा का भी नाम आता है, ठीक है ना। और युगांतर इस संगठन का प्रमुख पत्र था। यहाँ से क्वेश्चन भाई आया है, मैंने भी अपने जब एग्जाम दिए थे तो मैंने वहाँ क्वेश्चन देखा था। तो युगांतर क्या था?
इस संगठन का, किसका, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति पहली क्रांतिकारी संस्था थी और युगांतर इस संगठन का प्रमुख पत्र था और इसकी स्थापना की थी बारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त ने, ठीक है ना। और कुछ में पी मित्रा का भी नाम आता है, तो अभी 3 नाम याद कर लीजिए, बारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और पी मित्रा। स्वदेशी आंदोलन के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्रित करने में स्वदेश बांधो समिति, जिसकी स्थापना ये सब चीज़ें चली छोड़िए, ये पॉइंट्स आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा गया था उसी टाइम जब बंगाल विभाजन हुआ था ना, उसी टाइम। तो आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जिसे सड़कों पर जुलूसों में गाया गया, ठीक है। और बाद में यही गीत 1971 में जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना था, और लिखा किसने था, टैगोर ने, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर कौन से आंदोलन में भागीदारी ली थी, तो स्वदेशी आंदोलन में, जो 1905 के बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुआ था, ठीक है ना। ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। तो औरतों ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। अब आ जाती मुस्लिम लीग की स्थापना। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में। अंग्रेजों ने फूट डाल दी भाई 1905 में। तो अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत उच्च वर्गीय मुसलमानों को कांग्रेस से अलग संगठन स्थापित करने को प्रोत्साहित किया। अब ये अंग्रेज ही थे, 1905 में तो फूट डाल दी भाई, उन्होंने बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब उन्होंने क्या किया, जो मुसलमानों के उच्च वर्गीय नेता थे ना, मुसलमानों के जो बड़े नेता थे, उनको क्या कहा कि कांग्रेस में क्यों घुसे हुए भाई, कांग्रेस तो हिंदुओं के हित के बारे में सोचती है, तुम अपनी एक अलग संगठन संस्था बना लो जो मुसलमानों के हित के बारे में सोचेगी, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या हुआ था, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो अक्टूबर 1906 में शिमला में तत्कालीन वायसराय, अब 1906 में देखिए 1905 तक कर्जन था, अब 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है तो आपका वायसराय चेंज हो जाता है, लॉर्ड मिंटो। कौन हो गया, लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक प्रतिनिधित्व मंडल आंगा खां के नेतृत्व में, यानी मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल जो था आंगा खां के नेतृत्व में मिला, ठीक है ना। मुसलमान के कुछ नेता थे और उनका एक अध्यक्ष कौन बना दिया, आंगा खां को बना दिया। बोलने में अगर भाई कहीं मिस्टेक हो जाती है उसके लिए सॉरी, क्योंकि जब बोलते वक्त थोड़ा फ्लो के अंदर मैं भूल जाती हूँ, थोड़ा वर्ड्स पर डीपली ध्यान नहीं दे पाती हूँ, इसलिए आगे जरा बहुत मिस्टेक कर देती हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के प्रति वफादारी प्रस्तुत करते हुए मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति प्रदान करने का आग्रह किया। प्रतिनिधि मंडल कौन, यानी कि जो मुसलमानों के कुछ नेता गए थे ये। वायसराय मिंटो ने आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात पूर्वी बंगाल में मुसलमानों द्वारा बंगाल विभाजन के समर्थन में सभाओं का आयोजन किया गया, ठीक है ना। और इसी क्रम में 30 दिसंबर 1906 को, ये ध्यान रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को आंगा खां ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में, ठीक है ना, मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ढाका, नवाब सलीमुल्लाह मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुई। सलीम उल्लाह को इसका संस्थापक तथा आंगा खां को मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष चुना गया। ये पॉइंट जो है ना इसके अंदर इसको ध्यान रखिएगा कि 30 दिसंबर 1906 ढाका के अंदर, ठीक है ना, सलीम उल्लाह को इसका संस्थापक माना गया और आगा खां को मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया। अब इस संगठन का उद्देश्य क्या था, कौन सा संगठन भाई, मुस्लिम लीग। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना। मुसलमानों को ये कहो कि ब्रिटिश सरकार अच्छी है, उसके प्रति वफादार हो जाओ, ठीक है ना। वे अंग्रेजों ने इसीलिए फूट डाली थी कि भारत ये हिंदू तो मान नहीं रहे, मुसलमानों को भड़का लो। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करने हेतु इनका विस्तार करना। मुसलमानों में अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता में कटुता की भावना के प्रसार को रोकना, ठीक है ना। और 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। 1908 के अमृतसर अधिवेशन में, ये ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से 1909 के जो पार्लियामेंटो सुधार थे ना, उसके अंदर इसे मान भी लिया गया था कि वही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। अब कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन यानी 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर, अब यहाँ भाई कांग्रेस में भी विभाजन हो रहा है ना, गरम दल और नरम दल। तो 1906 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर उदारवादी यानी नरमपंथी और उग्रवादी गरमपंथी नेताओं में विवाद हो गया कि अध्यक्ष
कौन बनेगा? नरमपंथी बोले हमारा बनेगा, गर्मपंथी बोले हमारा बनेगा, क्योंकि भाई अध्यक्ष ही प्रस्ताव पारित करेगा ना। इसी पद को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था और दादा भाई नौरोजी को फिर विवाद की स्थिति में दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया और विवाद को समाप्त किया गया। तो ध्यान रखिएगा 1906 में कौन बने? दादा भाई नौरोजी बने। या अध्यक्ष पद को लेकर विवाद कांग्रेस के नेताओं में कब हुआ था? तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में उग्रवादियों ने स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन संबंधित 4 प्रस्ताव पारित करवाए। ठीक है, अब किसने? उग्रवादियों ने यह आंदोलन पारित करवाए। राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। मांग प्रस्तुत की थी, ओनली, पारित नहीं हुआ था स्वराज, ओनली मांग प्रस्तुत की थी 1906 में दादा भाई नौरोजी ने। अब आ जाते सूरत विभाजन। सूरत में जो कांग्रेस का विभाजन हुआ था उसको पढ़ते हैं। सूरत 1907, कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ। सूरत में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर फिर विवाद हो गया। भाई 1906 में तो विवाद हुआ था, जब तो दादा भाई नौरोजी को बना दिया। अब 1907 में सूरत में फिर यही विवाद खड़ा हो गया। वो कहते हैं हमारा हो, वो कहते हैं हमारा हो, अध्यक्ष हमारा होना चाहिए। तो अब ये बताते हैं कि उग्रवादी जहाँ सूरत अधिवेशन में लाला लाजपत राय को उग्रवादी बनाना चाहते थे, लाला लाजपत राय को। भाई कुछ स्रोतों से बाल गंगाधर तिलक बताया गया है। ये दोनों ही क्या थे? बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय उग्रवादियों के थे। तो आप ये ध्यान रखिएगा, या तो ये मिलेंगे या ये मिलेंगे आप जब क्वेश्चन आता है। तो उग्रवादी क्या चाहते थे कि लाला लाजपत राय को बनाया जाए, और जो उदारवादी थे वो चाहते थे रास बिहारी बोस को। ठीक है ना, वो चाहते थे रास बिहारी बोस हो और ये चाहते थे लाला लाजपत राय हो। इसी बात पर इनका क्या होता है, फिर से विवाद उत्पन्न हो जाता है। और अधिवेशन की अध्यक्षता फिर किसने की? रास बिहारी बोस ने। भाई इन्होंने बड़ों ही शर्म की, क्योंकि उदारवादी थे, बड़े थे उम्र में, तो उन्होंने चलो भाई अब नहीं मान रहे तो फिर रास बिहारी बोस को ही बना दिया। और सूरत विभाजन का दूसरा कांड बंगाल विभाजन के संबंध में भी था। और फिर इनका क्या हो गया, इसी बात पर बहस हुई और विभाजन हुआ। ये विभाजन के कारण बताए गए हैं कि कांग्रेस का विभाजन किस बातों से हुआ था। तो पहला तो ये था भी अध्यक्ष पद के लिए इनमें विवाद था। सूरत विभाजन का दूसरा कांड बंगाल विभाजन के संबंध में था। उदारवादी जो थे वो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रसार केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे। उदारवादी नेता थे। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, जब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चले, तो वो चाहते थे कि बस बंगाल में ही रहे ये आंदोलन, पूरे इंडिया के अंदर यानी पूरे भारत के अंदर ये ना फैलाया जाए। और जो उग्रवादी थे वो चाहते थे कि ये आंदोलन पूरे भारत में फैलना चाहिए। आज बंगाल का विभाजन है, कल पूरे इंडिया का विभाजन होगा, और ये जो बहिष्कार का और ये आंदोलन, इसी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों के नाक में दम ला सकते हैं और हम अपनी की फर्स्ट स्टेप यानी पहली सीढ़ी चढ़ सकते हैं। अब तीसरा कारण आ जाता है, भारत में 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत समारोह को लेकर था। उग्रवादियों ने इसका विरोध किया था। ठीक है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स जब 1905 में भारत आए थे। एक अन्य कारण अधिवेशन के स्थान को लेकर भी था। जहां उग्रवादी चाहते थे 1907 का अधिवेशन नागपुर में हो, वहीं उदारवादी 1907 का अधिवेशन सूरत में चाहते थे। भाई अधिवेशन कहाँ हो? भाई कांग्रेस का काफ़ी विचार, जैसे छोटे छोटे कई विचार मिल के एक बड़ी बात बन गई और कांग्रेस का विभाजन हो गया। उदारवादी चाहते थे कि सूरत में अधिवेशन हो कांग्रेस का 1907 वाला, और जो उग्रवादी थे वो चाहते थे नागपुर में हो। पर मानिए भाई उदारवादियों की बात, अध्यक्ष भी उन्हीं का चुना गया और अधिवेशन भी सूरत में हुआ। इन विवादों के परिणाम स्वरूप दोनों दलों में मतभेद उभर कर सामने आया और सूरत में कांग्रेस का पहला विभाजन हो गया। और अप्रैल 1908 में इलाहाबाद में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे कांग्रेस हेतु एक नवीन संविधान व नियमावली तैयार की गई और इस नवीन संविधान को 1908 में मद्रास अधिवेशन में अनुमोदित किया गया। ये कुछ खास पॉइंट नहीं, इसको रहने दीजिएगा भले ही। ठीक है, आगे चलते हैं। अब दिल्ली दरबार पर भी क्वेश्चन आता है। कितने बार दिल्ली दरबार लगा था भाई? 3 बार लगा था। तो दिल्ली दरबार का आयोजन, ये भी एक कारण रहा था इनका। जब 1911 में, तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के स्वागत में दिल्ली का दरबार आयोजित किया गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था, ध्यान रखिएगा। इस आयोजन में 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो कौन से दिल्ली दरबार में? 1911 के दिल्ली दरबार में, जब 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था उसे रद्द किया गया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द करने से उपरांत उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया और असम में सिलहट को मिलाकर एक अलग राज्य बना दिया। यानी कि बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया और उड़ीसा और बिहार को मिलाकर एक अलग प्रांत बना दिया गया। अब ये दिल्ली दरबार दिए गए भाई, इनको देख लेते हैं। दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटिन के कार्यकाल में 1877 में। ठीक है ना, इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। किसको? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया, उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दे दी, पहले दिल्ली दरबार में 1877 में।
ठीक है। उस समय भारत में भयंकर अकाल पड़ा था जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, परंतु वहीं लॉर्ड लिटिल ने क्या कहते हैं, इस दरबार के आयोजन में बेशुमार धन दौलत खर्च कर दी। लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, अकाल पड़ा है तो भूख से ही मरेंगे, कोई मतलब नहीं है, बस अपनी रानी का स्वागत करना उनको। अब दूसरा दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के समय में 1903 में। अब देखिए आपको पता चल गया ना, लॉर्ड कर्जन 1905 में थे तो 1903 के टाइम वही थे। द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। उनके आयोजन पर पहले से कहीं अधिक भारतीय धन की बर्बादी हुई, ठीक है ना, इसमें कुछ खास है नहीं। अब तृतीय दिल्ली दरबार देखते, तीसरा लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था और सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी थी। इसमें यही था 1905 का अधिवेशन, जो बंगाल विभाजन था उसे रद्द कर दिया गया और कलकत्ता के को हटा के दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब इसी समय क्रांतिकारियों के द्वारा, किस समय, जब दिल्ली दरबार और ये टाइम था 1912 को, उसी समय 23 दिसंबर 1912 को क्रांतिकारियों के द्वारा दिल्ली षड्यंत्र केस रचा गया। दिल्ली षड्यंत्र केस, ये ध्यान रखिएगा, इस तरह पॉइंट्स आ जाते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग जिस समय अपने परिवार के साथ समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, उसी समय चांदनी चौक में उनके जुलूस पर बम फेंक दिया गया और लॉर्ड हार्डिंग घायल हो गए। और बम फेंकने वाले कौन थे भाई, रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल के नेतृत्व में वसंत विहार, अमी चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद ने ये सब अंजाम दिए और इन सबको चारों पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाया गया और इसके तहत इनको फांसी दे दी गई। तो दिल्ली षड्यंत्र केस क्या था, ये बम फेंका गया था, कौन कौन इसके सदस्य अधिक मतलब कि इसमें भाग लेने वाले इसके लोग थे, ये थे, और इनको फिर फांसी दे दी गई, ठीक है ना। अब आ गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, भाई आगे का जो है आगे हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ये पढ़ेगा। अब हम इसके बाद अपना तीसरा चरण स्टार्ट कर देंगे, ये सोच लीजिए, ठीक है ना। ये कुछ गदर पार्टी, होम रूल, ये 2-4 पॉइंट्स और बचते, उसके बाद मतलब कि आगे आपको जो सब है ये मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जब तक के लिए